Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Friends, first of all, many thanks to all my subscriber. Guys, because of you, we have completed our first milestone of YouTube, that is 1000 first 1000 सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब. गाइज आप सबके सहयोग और सपोर्ट से ही ये पॉसिबल हो पाया है. कितने शॉर्ट टाइम में हमने 1000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट किया है और आगे भी उम्मीद है कि आप सबका ऐसा ही सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्टैक्ट्स एंड अकाउंट सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 3.5, जिसमें हम लोग ये देखेंगे टर्म रिलेटेड टू टेंडर डॉक्यूमेंट. और चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस सब्जेक्ट का, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है डिप्लोमा 6 सेमेस्टर का अकॉर्डिंग टू JUT सिलेबस, उससे आपको टोटल यूनिट वाइज वीडियो यहाँ पर आपको मिलने वाला है. तो आज ये 3.5 वीडियो को डिस्कस करेंगे. इससे पहले का सारे वीडियो अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें. ठीक है, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें. स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जिसमें है कि टर्म रिलेटेड टू टेंडर डॉक्यूमेंट. टेंडर डॉक्यूमेंट में कौन कौन से टर्म आते हैं, उन टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे. देखिए, सबसे पहले हमने टेंडर के बारे में डिस्कस किया कि टेंडर होता क्या है, टेंडर नोटिस के बारे में डिस्कस किया, टेंडर डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कस किया कि वह समूह होता है कुछ डॉक्यूमेंट का, जिसमें पहले टाइटल पेज होगा, फिर इंडेक्स होगा, फिर आगे उसके और भी डॉक्यूमेंट होते हैं. तो 10-11 टर्म्स उसमें थे पेज के बारे में, तो उसके बारे में डिस्कस किए थे. अब डिस्कस करेंगे कि टेंडर डॉक्यूमेंट में जो टर्म मेंशन होते हैं, जैसे टाइम लिमिट, टाइम एक्सटेंशन, पेनल्टी, डिफेक्टिव मटेरियल वर्कमैनशिप, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सस्पेंशन ऑफ वर्क, सबलेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्राइस वेरिएशन, डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड एंड लिक्विड एंड अनलिक्विडेड डैमेज. तो इस सब का मतलब क्या होता है, कुछ का तो नाम से ही पता चल जाता है कि टाइम लिमिट है तो टाइम के बारे में मेंशन होगा, टाइम एक्सटेंशन है तो टाइम बढ़ाने के बारे में होगा. ठीक है, और कुछ जैसे है आपको सबलेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में आपको वर्ड से पता नहीं चल रहा होगा. ठीक है, तो इसके बारे में, सबके बारे में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग टाइम लिमिट के बारे में. टाइम लिमिट क्या होता है, तो देखिए, टाइम लिमिट का मतलब ये हुआ कि जो टाइम आपको कॉन्ट्रैक्ट में, आपने टेंडर में मेंशन किया हुआ है कि हम ये जो कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं, इसे किसी काम को पूरा करने का कॉन्ट्रैक्ट, या मटेरियल के लिए कॉन्ट्रैक्ट, या लेबर के लिए कॉन्ट्रैक्ट, जिस किसी के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, टेंडर आपने फिल किया है, उसमें कितना टाइम को मेंशन किया है. मतलब कहने का कि उसका डेट का मेंशन किए हैं कि नहीं, और कितना दिन के लिए डेज मेंशन है कि नहीं. जैसे कह दिया कि ठीक है 10 दिन में हम पहुंचा देंगे, तो 10 दिन आपका कब ख़त्म होगा उसका डेट लिखा होना चाहिए, किस दिन से किस दिन तक, और कितने नंबर ऑफ डेज हो रहा है वो मेंशन होता है. और उस डे में रेनी सीजन इंक्लूड है कि नहीं है, इसका भी मेंशन होता है. तो ये सभी चीज़ें इसमें टाइम लिमिट में आ जाती है. नंबर ऑफ कैलेंडर मंथ के बारे में डिस्कस किया रहता है कि अगर आपका मतलब एक मंथ से ज़्यादा है तो कैलेंडर मंथ के अनुसार कितना है, उसमें छुट्टियां आ रही हैं तो छुट्टी को कंसीडर किया गया है कि नहीं, वो सभी यहाँ पर टाइम लिमिट के टर्म में मेंशन होता है. ठीक है, नेक्स्ट है टाइम एक्सटेंशन. टाइम एक्सटेंशन का मतलब है कि एक्स्ट्रा टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क. काम को कंप्लीट करने के लिए अगर एक्स्ट्रा टाइम की रिक्वायर्ड होती है तो उस समय एक एप्लीकेशन देना होता है ऑनर को, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, जिसमें मेंशन होता है टाइम बढ़ाने को लेके. अब टाइम बढ़ाया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मटेरियल का और उसके जो आपने कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं उसका कुछ पेनाल्टी लगता है, वो पेनाल्टी भी देना होता है. तो कुछ ऐसे कंडीशन है जिसमें टाइम लिमिट को बढ़ा दिया जाता है विदाउट पेनाल्टी के लिए. वो पेनाल्टी के लिए कौन सा वो कंडीशन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. फॉर टाइम एक्सटेंशन, contractor has to submit an application to executive engineer giving all details of delay of work. देखिए, अगर आपका डिले बैड वेदर के वजह से हुआ है, देखिए आप नोट करते चलिए, मैं जो बता रहा हूँ, पहला कंडीशन है बैड वेदर, खराब मौसम की वजह से, मतलब कि जैसे अभी तुर्की में है कि भूकंप आ गया है. ठीक है, तो उसके वजह से जहाँ पर भूकंप, जहाँ पर मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का कोई प्रोजेक्ट लिया, कोई टेंडर फिल किया हुआ है कि हमने एक बिल्डिंग बनाने हैं और उस दौरान भूकंप आ गया, जो भी बनाया था, अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क था, वो भी धाराशायी हो गया. तो उसके लिए तो एक्स्ट्रा टाइम चाहिए ना बनाने के लिए. तो उस समय बैड वेदर की वजह से, चाहे ख़राब मौसम हो गया, लगातार 20 दिनों से बारिश ही हो रहा है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है, या फिर
बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है, माइनस में टेम्परेचर अगर चला गया, तो उस केस में बैड वेदर की वजह से यानी कि नेचुरल घटनाएं की वजह से अगर टाइम में डिले होता है तो कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ भी एक्स्ट्रा पेनाल्टी नहीं पे करना पड़ता है। डिस्प्यूट विथ लोकल अथॉरिटी विद द ऑनर ऑफ एडजॉइनिंग प्लॉट, सेकंड पॉइंट है इसका कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है ऑनर के साथ में या फिर लोकल अथॉरिटी के साथ में, जिसमें मतलब ऐसी गलती जिसमें कॉन्ट्रैक्टर की गलती ना हो, ऐसा वजह जिसमें कॉन्ट्रैक्टर की गलती ना हो, तो उस केस में टाइम एक्सटेंशन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट मेंशन करेंगे, कोई राइट्स हुआ हो, कोई दंगा हुआ हो, चाहे लॉकडाउन हो गया, जैसे कोरोना के समय लॉकडाउन हो गया था। ठीक है, तो उस केस में भी टाइम का एक्सटेंशन किया जा सकता है। और अगर मटेरियल, चौथा पॉइंट मेंशन करेंगे कि अगर मटेरियल समय पर नहीं पहुंच पाया है, अगर वो मटेरियल मालिक द्वारा दिया जाना है तो समय पर नहीं पहुंच पाया है, चाहे कॉन्ट्रैक्टर द्वारा ही मटेरियल लगाया जाना है और किसी वजह से मटेरियल बाहर से मंगा रहे हैं और समय पर नहीं पहुंच पाया है, तो वहाँ भी हम लोग टाइम को वहाँ भी एक्सटेंड किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर द्वारा आ रहा है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर को ही जाता है और उस केस में उसका पेनाल्टी कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ता है। कितना पेनाल्टी होता है वो डिपेंड करता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऊपर कि जिसने टेंडर को पास किया हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा पेनाल्टी के लिए। पेनाल्टी थर्ड पॉइंट है पेनाल्टी। पेनाल्टी किस केस में लगेगा? इफ़ कॉन्ट्रैक्टर फेल टू गिव सेटिस्फैक्ट्री वर्क, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर जो है जिस काम के लिए इसने टेंडर लिया हुआ था वो सेटिस्फैक्ट्री वर्क नहीं प्रोवाइड किया, वर्क एज पर स्पेसिफिकेशन एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देन फाइन इज इम्पोज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्टर कॉल्ड पेनाल्टी। अगर आपने किसी काम को हाँ कहा है करने के लिए, आपने आपको टेंडर दिया गया है और गिवन कंडीशन के अनुसार आपने उसका काम अगर कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, चाहे आपने कॉन्ट्रैक्ट में टर्म एंड कंडीशन का उपयोग नहीं किया जिस कंडीशन के लिए बात किया गया था, तो उस समय जो है पेनाल्टी आपका लगाया जा सकता है। और यह पेनाल्टी होता है कितना? 10% तक ये पेनाल्टी होगा कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का। यह पेनाल्टी वेरी कर सकता है, ये 1% से 10% तक होता है, टोटली 10% नहीं होता है, अप टू 10% लिखा हुआ है, तो 1% से 10% तक वेरी करता है, डिपेंड करता है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जैसा बिहेवियर होगा। ठीक है, वो जैसा चाहेगा उसके अनुसार वो इस पर पेनाल्टी अप्लाई कर सकता है और उस केस में कॉन्ट्रैक्टर को ये पेनाल्टी देना ही पड़ता है। क्योंकि सपोज आपने अगर मेंशन किया होगा कि कॉन्ट्रैक्टर में ये बात लिखी होगी कि कंक्रीट को मिक्स करने के लिए हम कंक्रीट मिक्सर का यूज करेंगे, और जब इंजीनियर साहब गए वहाँ पर साइट पर देखने के लिए, विजिट करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि कंक्रीट को बाई हैंड मिक्स किया जा रहा है, कंक्रीट मिक्सचर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में कहेगा कि आपने इसका उल्लंघन किया है, टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं किए हैं, काम हमारे सेटिस्फैक्ट्री के अनुसार नहीं हुआ है, टर्म जैसा कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन उसके अकॉर्डिंग आपने काम नहीं किया, तो उस केस में पेनाल्टी ये लगा सकता है और कॉन्ट्रैक्टर को पेनाल्टी वहाँ पर पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये पेनाल्टी हो सकता है एस्टिमेटेड कॉस्ट के अकॉर्डिंग, प्रोजेक्ट कॉस्ट के अकॉर्डिंग, या फिर पर डे का जितना चार्ज होता है उसके अकॉर्डिंग, तीनों पर डिपेंड करता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पे कितना वो लगाता है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है डिफेक्टिव मटेरियल्स एंड वर्कमैनशिप। ठीक है, इफ़ any work is completed with defective materials, poor workmanship and any defects are observed, then these defects will rectify by his own expense। मतलब ये देखिए, ये सभी हम टर्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि टेंडर में जो टर्म्स मेंशन होते हैं उसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, ये जानने के लिए ये सब चीज़ें क्या मतलब होता क्या है। अगर कॉन्ट्रैक्टर डिफेक्टिव मटेरियल से किसी का कंस्ट्रक्शन किया हुआ, जैसे दीवार का अगर पार्टीशन ब्रिक वर्क करना है और उसने थर्ड क्लास ब्रिक का यूज किया हुआ है ब्रिक वर्क करने में, थर्ड क्लास ब्रिक का यूज किया हुआ है ब्रिक वर्क करने में, और अगर ये फिर इसको ऐसा मिल जाता है, जो भी इसका प्रोजेक्ट इंजीनियर है उसको अगर ये देखने में मिल जाता है कि इसने फर्स्ट क्लास ब्रिक का यूज करना था लेकिन थर्ड क्लास किया हुआ है, तो उसके लिए इसका भरपाई भी उसको करना होगा, कॉन्ट्रैक्टर को ही करना होगा। या फिर उसके पुअर वर्कमैनशिप के वजह से, जैसे प्लास्टरिंग करना है, प्लास्टरिंग वर्क करना है ब्रिक दीवार पे, और प्लास्टरिंग को सही से नहीं किया, उसका जो लेबर है वो अगर नौसिखिया होगा, जल्दी शुरुआत का ही होगा काम सीखने वाला,
तो शुरुआत में प्लास्टरिंग अच्छे से नहीं कर पाता है। तो अगर ऐसा नहीं हुआ और अगर पकड़ में आ गया कि देखिए यहाँ पर प्लास्टरिंग अच्छे से नहीं है, कहीं ज़्यादा मटेरियल कहीं कम मटेरियल है, तो उसको सुधारने का काम जो होगा वो कॉन्ट्रैक्टर का ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए अलग से कोई पैसा नहीं दिया जाता है ऑनर के तरफ से, वो कॉन्ट्रैक्टर को खुद के एक्सपेंस से उस चीज़ को रेक्टिफाई करना होगा, सुधारना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिफेक्टिव मटेरियल्स। डिफेक्टिव मटेरियल्स एंड वर्कमैनशिप के बाद टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन जो है किन कंडीशन में उसका टर्मिनेशन किया जा सकता है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट जो है ये आपसे टेंडर जो है छीना भी जा सकता है अगर आपने कोई ऐसी काम नहीं करेंगे टेंडर लेते समय जो कि अनयूजुअल हो। जैसे कुछ कंडीशन है, कॉन्ट्रैक्टर डज नॉट फुलफिल टर्म एंड कंडीशन ऑफ द वर्क के लिए टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं किया गया हो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, तब उस समय कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर को टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया जा सकता है, मतलब उसको कैंसिल किया जा सकता है, काम करने से रोका जा सकता है कि आप रहने दीजिए, आपसे काम ये नहीं हो पाएगा, चाहे आप करेंगे तो इसको सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सेकेंड है कॉन्ट्रैक्टर डज नॉट मेंटेन प्रोग्रेस ऑफ वर्क। मतलब कि आपने कहा है कि 12 मंथ में हम पूरे बिल्डिंग को बना देंगे और देखा गया कि 3 मंथ बीतने के बाद अभी फाउंडेशन ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप कैसे बचे हुए 9 मंथ में 4 तला या 5 तला का जो इमारत बनाना है उसको कैसे आप बना पाएंगे। तो समय के अनुसार अगर काम का प्रोग्रेस नहीं दिखता है तो सिवाय 1 साल वेट करने का, वो 3 मंथ में ही आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल किया जा सकता है, उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टर सबलीट हिज कॉन्ट्रैक्ट। सबलीट का मतलब हुआ, जैसे यह प्रायः देखा जाता है, यह अक्सर देखा जाता है कि एक जो ठेकेदार है एक घर में काम लगाता है, उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ और दूसरे जगह भी वो काम लगा देता है। सबलीट का मतलब यही होता है कि अपना जो सामान है काम करने का, वो अभी एक जगह काम कंप्लीट नहीं किया और उसका कुछ हिस्सा दूसरे जगह भी वो काम पे लगा देता है। वो चाहता है कि जैसे कंप्लीट होगा हमारा वो भी कॉन्ट्रैक्ट छूटे नहीं, उस कॉन्ट्रैक्ट को भी वो कैरी करना चाहता है सेम टाइम में ही, तो उसको कहा जाता है सबलीट। तो एक जगह अगर आप पूरी तरह से सामान अपना नहीं रखेंगे तो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वो दूसरे को दे देता है और दे दिया तो फिर यहाँ से इसको टर्मिनेट किया जा सकता है। तो उस केस में भी इसका टर्मिनेशन हो सकता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टर फेल टू कंप्लीट हिज स्टिपुलेटेड पीरियड विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड। मतलब कि जो उसने टाइम लिमिट दिया हुआ है, अगर उसके अंदर में वो काम नहीं कर पाता है तो उस समय भी इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ये कुछ चार पॉइंट्स थे जिसके बारे में मेंशन किया कि किस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है सस्पेंशन ऑफ वर्क का सस्पेंशन। मतलब ये इफ़ द वर्क कैरिड आउट बाय कॉन्ट्रैक्टर इज़ नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन डिजाइन एंड ड्राइंग। मतलब कि काम अगर उसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसके डिजाइन के अकॉर्डिंग और उसके ड्राइंग के अकॉर्डिंग अगर नहीं हो रहा है जैसा कि टेंडर में मेंशन किया गया था, तो काम को सस्पेंड किया जा सकता है किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा। एंड इट इन्फॉर्म टू कॉन्ट्रैक्टर इन राइटिंग, और लिखित में कॉन्ट्रैक्टर को इस बात को इत्तला भी दे दी जाती है कि आपका काम को रुकवाया जा चुका है, अब आप ये काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपने स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, डिजाइन के अकॉर्डिंग और ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो सबमिट किया था उसके अकॉर्डिंग काम नहीं चल रहा है। जैसे अगर मेंशन होगा कि कॉलम का साइज रखना है 400 विड्थ का और 500 उसके विड्थ का, लेंथ होना चाहिए 10 फीट का या 11 फीट का, जितना भी उसका रिक्वायर्ड लेंथ है, और इसमें नंबर ऑफ बार्स 6 होना चाहिए, लेकिन जब जा कर के एक साइट पर देखे प्रोजेक्ट इंजीनियर ने तो पाया कि 6 के जगह पर नंबर ऑफ बार्स यहाँ पर 4 ही प्रोवाइड किया गया। तो डिजाइन के अकॉर्डिंग तो काम नहीं किया जैसा डिजाइन मेंशन है। अगर कल को ये फेल होता है तो फिर कॉन्ट्रैक्टर तो कहेगा कि आपने जो डिजाइन दिया था हमको उसके अनुसार काम कराया है, लेकिन ये तो ऐसा किया नहीं है। तो उस केस में काम को रुकवाया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, और जब आगे फर्दर जांच होगी तो फिर उसको आगे उसको कैरी करेंगे। ठीक है, तो उस केस में काम को सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सबलीटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबलीटिंग के बारे में अभी हमने देखा सबलीटिंग के बारे में अभी देखा कि इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर जो है ये दूसरे को जितना उसका काम करने का जो भी उसके सामान है, जैसे कि कंक्रीट मिक्सचर हो गए
या फिर वाइब्रेटर हो गए या फिर जो कैरी करने वाले कंटेनर होते हैं, तो वो सब सामान इसकी ज़रूरत पड़ती है काम को उसको पूरा करने के लिए। और वो उसमें से कुछ पार्ट जो है दूसरे को दे देता है या फिर दूसरी जगह काम लगा तो कुछ पार्ट वहाँ रख दिया, तो उस केस में इसका जो है कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ से रद्द किया जा सकता है। तो हम इसके पहले डिस्कस किए थे। तो सबलेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ क्या कि सबलेटिंग मतलब हुआ कि अपने जो उसका इंस्ट्रूमेंट है उसका कुछ पोर्शन को रेंट पे दे देना, या फिर बिना परमिशन के, बिना पूछे बगैर ऑनर से जिसके लिए वो काम कर रहा है, बिना उसके परमिशन के वो दूसरे जगह भी जा कर के काम लगा देना। ठीक है, विदाउट परमिशन उसको कहा गया क्या है, ये सबलेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके बारे में हमने लिखा हुआ है, द कॉन्ट्रैक्टर हु इज अवार्डेड व्हेन टेंडर गिव्स सम पोर्शन ऑफ वर्क टू अनदर कॉन्ट्रैक्टर टू कैरी आउट विथ हिज परमिशन इज कॉल्ड सबलेटिंग। देखिए परमिशन यहाँ किसका कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर के खुद के परमिशन से वो अपना सामान दूसरे को या उसका कुछ पोर्शन, कुछ पार्ट दूसरे को दे देता है, तो उसको कहा जाता है सबलेटिंग। लेकिन अगर यह पकड़ में आ गया किसके, ऑनर के या प्रोजेक्ट इंजीनियर के पकड़ में अगर आ गया, तो उस समय इसका टेंडर को कैंसिल कर सकता है कि ठीक है आप टेंडर को कैंसिल कीजिए, दूसरे को टेंडर देंगे, दूसरे से काम कराएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है इतना चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है प्राइस वेरिएशन क्लॉज यानी एस्केलेशन। प्राइस वेरिएशन क्लॉज में क्या कहता है कि इन दिस कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे कंपनसेशन ऑफ वेरिएशन इन कॉस्ट मटेरियल एंड लेबर। समझ में आ रहा, मतलब ये कि कॉन्ट्रैक्टर को कंपनसेशन देना पड़ता है। किसको कंपनसेशन, किस लिए कंपनसेशन देगा, क्योंकि रेट में जो वेरिएशन हो गया, सपोज कि इसने स्टील बार्स का रेट मेंशन किया होगा कॉन्ट्रैक्ट में, मानते हैं 60 रुपया पर केजी का, लेकिन अब उसका रेट काम करने के दौरान इसका रेट बढ़ के हो गया 80 रुपया पर केजी। तो उस केस में क्या करेगा, उस केस में कॉन्ट्रैक्टर को ही अपना कंपनसेशन देना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्टर को ही पे करना पड़ता है कंपनसेशन इस बढ़े हुए रेट के लिए। ऑनर जो है अलग से 20 रुपया पर केजी के हिसाब से उसको अलग से कोई पे नहीं करने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं प्राइस वेरिएशन क्लॉज के लिए। प्राइस में अगर वेरिएशन होता है तो वो आएगा किस पर, कॉन्ट्रैक्टर पे। उल्टा भी हो सकता है, दाम घट भी गया तो कॉन्ट्रैक्टर का ही फायदा है इसमें, और दोनों होता रहता है, कभी रेट बढ़ भी जाएगा, कभी रेट घट भी सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड का मतलब होता है यह एक समय अंतराल होता है, दिस इज ए पीरियड इन विच कॉन्ट्रैक्टर इज सपोज टू रेमेडी ऑल डिफेक्ट ड्यू टू फॉल्टी मटेरियल एंड बैड वर्कमैनशिप। यह एक समय अंतराल हुआ, जैसे कोई घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कॉन्ट्रैक्टर घर बना दिया, घर कंप्लीट भी हो गया। ठीक है, तो एक समय अंतराल 2 महीने का, 1.5 महीने का, 3 महीने का जैसा मेंशन होगा। ठीक है, ये अप टू 12 मंथ का होता है हालांकि, लेकिन जैसा मेंशन होता है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज भी हो सकता है। तो एक समय अंतराल जिसमें कॉन्ट्रैक्टर को देखना होता है कि कहीं खराबी तो नहीं है। जैसे हमने प्लास्टिंग का एग्जांपल दिया कि प्लास्टिंग में अगर कोई नौसिखिया मजदूर है, काम करने वाला मिस्त्री है, तो वो प्लास्टिंग अच्छे से नहीं करता है, मतलब कि यूनिफॉर्म शेप नहीं होता प्लास्टिंग का, वो कहीं ज़्यादा मटेरियल कहीं कम मटेरियल कर देगा, टेढ़ा मेढ़ा शेप बना देगा। तो उसके लिए सुधारना, उसका रेमेडी करना, उपचार करना, उसको सुधारना, ये काम भी होता है कॉन्ट्रैक्टर का ही। कॉन्ट्रैक्टर उसको ही करवाना पड़ेगा, देखो ये दीवार में मेटेरियल यहाँ ज़्यादा निकला हुआ है, या छत ढलाई करते समय होता है कई बार सेंटरिंग अच्छे से नहीं करने की वजह से कई बार छत का जो कंक्रीट है वो कहीं कहीं बाहर से निकलता हुआ दिखता है। तो उस केस में भी क्या करता है, उसको फिर काटना छाटना पड़ता है, एक पार्टिकुलर शेप देना पड़ता है। तो उस सब का उपचार जो है ये कॉन्ट्रैक्टर ही करता है अपने खर्चे पर। ठीक है, नेक्स्ट है लिक्विडेटेड एंड अनलिक्विडेटेड डैमेज के बारे में। लिक्विडिटी डैमेज का मतलब है इट इज़ एन अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेएबल टू ऑनर बाय कॉन्ट्रैक्टर ड्यू टू डिले इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क। कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क में डिले होने के कारण अगर उसका भरपाई पैसों से किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ऑनर को, तो उस केस के उस डैमेज को कहा जाता है लिक्विडेटेड डैमेज। अनलिक्विडेटेड डैमेज किसको कहेंगे, दीज आर ऑर्डिनरी डैमेज। यह ऑर्डिनरी डैमेज है हैविंग रिलेशन विथ एक्चुअल डैमेज डन फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ वर्क विद इन डेट ऑफ कंप्लीशन और नॉट मेंटेनिंग प्रोग्रेस एज पर कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अनलिक्विडेटेड डैमेज का मतलब क्या है कि आपका प्रोग्रेस वर्क के रिकॉर्डिंग
प्रोग्रेस वर्क जैसा होना चाहिए, मेंटेनिंग प्रोग्रेस वर्क, यानी कि एक दिन में 2 मीटर क्यूब का ब्रिक वर्क होना चाहिए या 1 मीटर क्यूब का आपका कंक्रीट वर्क होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं चला तो उसके डैमेज को भरपाई जो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा ऑनर को किया जाता है उसको अनलिक्विडेटेड डैमेज कहा जाता है। ठीक है, तो ये 2 तरह के इसमें डैमेज आते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क समय पर कंप्लीट नहीं हुआ और उसके लिए एक अमाउंट होता है, कंपनसेशन अमाउंट, जो कि कॉन्ट्रैक्टर द्वारा ऑनर को पे किया जाता है, उसको कहेंगे लिक्विडेटेड डैमेज। और अनलिक्विडेटेड डैमेज कहेंगे कि जो आपका कंप्लीशन ऑफ वर्क है, मेंटेनिंग प्रोग्रेस के अनुसार, जो आपका प्रोग्रेस होना चाहिए काम का उसके अनुसार नहीं है, तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्टर को पे करना पड़ता है कुछ अमाउंट, उसको कहा गया है अनलिक्विडेटेड डैमेज। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एंड द लास्ट वन इज आर्बिट्रेशन। उसका मतलब यह है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क ऑनर एंड कॉन्ट्रैक्टर में कम अक्रॉस सिचुएशन वेयर डिस्प्यूट में अराइज। देखिए ऐसा बहुत होता है कि मालिक और जो ठेकेदार है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसके बीच में बहस हो जाता है कि ठीक है कि ये मटेरियल आपने नहीं कहा था बनाने के लिए, मटेरियल आपने यूज किया है, M20 बोला था और M15 ही बना रहे हैं। आपने कहा था HYSD बार यूज करेंगे, आपने HYSD नहीं यूज करे, Fe250 ही यूज कर रहे हैं। तो उस केस में कभी कभी बहस हो जाता है पैसों को लेकर के, मटेरियल को लेकर के। ठीक है, तो उसको कहा जाता है कि उसके बीच में आपको सेटिंग कराना होता है एक पर्सन द्वारा। ठीक है, जो आर्बिट्रेटर होता है एक पर्सन होता है और उस पर्सन के द्वारा दोनों के बीच में बीच बचाव यानी कि मध्यस्थता का काम किया जाता है कि दोनों पक्षों को शांत कराएं। ठीक है, तो उसको कहा जाता है आर्बिट्रेशन। उस प्रोसेस को जो दोनों को बात को सुन करके दोनों के बीच में बीच का लाइन बनाए उसको कहा जाता है आर्बिट्रेशन। ठीक है, और ये जनरली होता ही हर जब भी आप कोई घर बनाते हैं, चाहे कोई भी काम देते हैं किसी को, जैसे शादी विवाह में खाना बनाने का जो टेंडर लेता है, चाहे कोई भी जो बुके वगैरह होता है, स्टेज सजाने का जो काम होता है, उसका भी तो टेंडर होता ही है। तो उसमें भी देखते हैं बहस हो ही जाता है, किसी बात को लेके समय पर नहीं पहुंचा तब, सही से नहीं किया तब। इसलिए अब बीच का कोई आदमी होता है जो समझदार होता है, दोनों की बात को सुनता है और दोनों के लिए ऐसा रास्ता निकालता है जो दोनों के लिए एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है आर्बिट्रेशन का। क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आर्बिट्रेटर का, कुछ पॉइंट्स है उसमें। द आर्बिट्रेटर शुड बी ए पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ वर्क, उसको काम का नॉलेज होना चाहिए। ही शुड बी इन डेप्थ नॉलेज ऑफ वर्क, और गहराई में उसका काम का नॉलेज होना चाहिए। दोनों बात लगभग सेम ही है। ठीक है, और ही शुड नो रूल प्रोसीजर ऑफ लॉ, उसको नियम और उसके प्रोसीजर, उसका जो तरीका है, नियम का जो तरीका है उसको फॉलो करने का, वो चीज़ पता होनी चाहिए। और मेन थिंग इज ही शुड बी इम्पार्शियल एंड एक्सेप्टेबल टू बोथ पार्टीज, वो इम्पार्शियल हो यानी कि किसी के लिए किसी के पक्ष में नहीं बोले। ठीक है, निष्पक्ष होकर दोनों के बीच का वो मध्यस्थता का काम करे तो दोनों लोग सहमत हो जाते हैं। ठीक है, अगर किसी के पक्ष में बोलेगा तो फिर से झगड़ा ही रह गया, फिर से बात खत्म हुआ ही नहीं। तो इसलिए बीच का रास्ता निकालने के लिए एक तीसरे पर्सन का होना पड़ता है और उस तीसरे पर्सन को ही कहा जाता है आर्बिट्रेटर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। हमने टोटल 11 पॉइंट डिस्कस किए हैं। स्टार्टिंग में 11वां पॉइंट मेंशन नहीं था, लेकिन 11वां पॉइंट हमने वहाँ पर मेंशन नहीं किया, ये एक आर्बिट्रेशन भी एक उसमें पॉइंट ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये सभी टर्म थे जो टेंडर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। उम्मीद है कि आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आप कुछ नया सीखे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ है टॉपिक के साथ।